वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो है नए आने वाले साल के बारे में। जो हमारे प्लान्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमने क्या प्लान किया है, और हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि जो साल गुजर चुका है यानी कि 2023, हमने इसके अंदर क्या किया है। या हमने बहुत सारी कुछ प्लान तो किया था लेकिन हम कर कुछ नहीं सके, और आने वाले 2024 में हमने जो प्लान किया हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हमने कैसा करना है। और हमने इस बात का भी जायज़ा लेना है कि जो चीज़ें हमने प्लान की थी वो क्यों कर ना हो सकी, उसके पीछे रीज़न क्या था। क्या हमारे अंदर एक्साइटमेंट कम थी, या हमने उसके लिए जो है थोड़ा-सा वर्कआउट बहुत कम किया जो वो चीज़ें हम कर नहीं सके। और जो हमने 2024 के लिए प्लानिंग किया है उसके लिए आपने कौन से ऐसे रूल्स और गोल्स बनाए हैं जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपने जो गोल्स को है अचीव कर सकेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी बड़ा टाइम है, हम ले लेंगे, अभी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम यंग हैं, जवान हैं, जब हम एक एज में सर्टेन एज में जाएँगे तो हम सोच लेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं और आप ज़िंदगी के बारे में कोई रिस्क नहीं ले रहे, तो मैं आपको बोलूँगी और आज कहूँगी कि यही आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इस टाइम आप जो सोच सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका फिज़िकल हेल्थ सब चीज़ें अपने पीक पर है। आप हर चीज़ वो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के साथ आपके अंदर वो जोश, वो वलवला कम होता जाएगा। आपकी फिज़िकल हेल्थ भी वैसी नहीं रहेगी जैसी इस टाइम मौजूद है। इसीलिए अपने गोल्स को आप सेट करें और उनको अचीव करें, और कोशिश करें कि जो 2023 में आपने मिस्टेक्स की हैं, आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर सके, जो आपने सोचा था आप उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सके, तो उन गलतियों को मत दोहराएँ। और वो सब चीज़ें जो आप नहीं कर सके उनको लेट डाउन मत कीजिए कि ठीक है, अगर नहीं हुआ छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बल्कि आप अपने अंदर उस चीज़ों को करने का, पूरा करने की एक ठान लें कि मैं इसको करके दिखाऊँगा और फिर ही आगे जाऊँगा। और वो मिस्टेक मत दोहराएँ 2024 में। जैसे ही साल स्टार्ट होगा, आप उन चीज़ों के ऊपर दोबारा से वर्कआउट करना स्टार्ट करें, और दोबारा से उन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि जो आपका मोराल थोड़ा डाउन कर रही हैं, अपने अपने जोश और जज़्बे से उन उस दोबारा से अपने अंदर वो एक्साइटमेंट लेके आनी है और इन चीज़ों को कवर अप करना है। और आने वाला साल स्टार्टिंग में ही आपने ऐसे स्टार्ट करना है कि आपको फिर वो पूरा साल बोझ ना लगे कि अब ये साल खत्म होगा तो हम नेक्स्ट ईयर में कुछ करेंगे। आपने स्टार्टिंग ही अपने साल की इतनी अच्छी करनी है कि आपको लगे कि ये तो साल बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि हमने इतनी अचीवमेंट्स कर ली हैं। तो जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका 2023 में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा जो उन्होंने सोचा और वो कर नहीं सके, और 2024 के लिए उन्होंने कौन सी ऐसी प्लानिंग की हुई है जो वो करेंगे, और वो किस तरह करेंगे। उनके लिए उस प्लानिंग के ऊपर उस प्लानिंग्स को पूरा करने के लिए उनको कौन-सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन आपने हमें कमेंट सेक्शन में जाके भी ज़रूर बताना है कि आपने कौन से प्लान किए थे 2023 के लिए जो नहीं हो सके, और आने वाले साल के लिए आपने कौन से प्लान किए हैं, और आप उनके ऊपर इस साल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उनको पूरा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ आज स्पार्क एनजीओ से मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद मुअज़्ज़म अली, और उनके साथ स्किल ट्रेनर मौजूद हैं फ़ाइज़ा इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम सलाम। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। मुअज़्ज़म, आप क्या कहेंगे? आप बताएँ कि 2023 में कौन से प्लान हैं जो आपके पूरे नहीं हो सके, और 2024 के लिए कौन से प्लान हैं जो आपने पूरे करने हैं और किस तरह? थैंक यू। अ, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि 2 तरह के आपके प्लान्स होते हैं। एक तो ये कि जिनके लिए आप ना प्रेप करते हैं खुद हुँ, को, और एक ये होते हैं कि जो आप सर्टन बनाते हैं। हुँ, लाइक अभी मेरे पास रीसेंट एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि मैंने 2022 के एंड में ये प्लान किया था कि मैं जिस रोल में अभी सर्व कर रहा हूँ, इससे मैं नेक्स्ट रोल अचीव करूँगा अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अचीव किया है। हुँ, ये मेरा प्लान था जो टारगेट ओरिएंटेड में था। एक प्लान ये था, मतलब अब ये सडन प्लान की तरफ आ रहा हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि मेरा ये प्लान था कि मैं कोई बाहर विज़िट करूँगा, बाहर कंट्री। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अभी मैंने रिसेंट उम्रा किया है। हुँ, सही। तो इस तरह से यानी प्लान, कि जो आपने प्लान किया था वो यस, पूरा मैंने वो हुआ है। अचीव किया और है। 2024 के लिए आपके कौन से प्लान हैं? कोई अभी से आपने सेट किया है, या आपने बोला है एग्ज़ैक्टली। कि जब आएगा तो देखा जाएगा? नहीं, एग्ज़ैक्टली इसके लिए मैंने सेट किया है प्लान। वो ये है कि जिस रोल के अंदर अभी मैं लाइक एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हूँ, तो इससे जो नेक्स्ट रोल है मैं अपना वो अचीव करना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं अपनी स्टडी में
ना पीएचडी के लिए परसू करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। दिस इज़ व्हाट आई वांट इंशाल्लाह 2024 में। ठीक है। और अच्छा, आपने कोई भी प्लान किया हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपके अंदर होंगी तो ही आप वो प्लान अपना अचीव कर सकेंगे? देखिए इस तरह से है कि जब आप कोई चीज़ के लिए टारगेट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप उसको स्टडी कर लें अच्छी तरह से। लाइक अगर मैंने बाहर अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा कि मुझे किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है। चलें आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है यूनिवर्सिटी की। जब आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, तो उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स में अगर आपके पास क्रीडेंशियल्स पूरे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके अंदर जो चीज़ आपकी मिसिंग है आप उसको जो है ना पूरा करते हैं। तो इस तरह से आप प्लान बनाते रहते हैं तो फिर चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे टारगेट्स देने होते हैं खुद को। खुद को, अगर आप बिल्कुल। जी, अगर आप टारगेट्स नहीं देते खुद को, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा आप पीछे रह जाते हैं अपने। थोड़ा नहीं, मेरा ख्याल है बहुत पीछे थोड़ा रह जाते हैं। पीछे रह आपको अपनी जाते हैं। ज़िंदगी बिल्कुल बेकार सी लगने लगती है कि जी। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? सुबह नाश्ता करूँगा, दोपहर को खाना खाऊँगा, रात को खाना खाऊँगा, उसके बाद खत्म हो गया मेरा, सो जाऊँगा मैं, अगले दिन से फिर दोबारा यही रूटीन। इसलिए आपने अपने टारगेट्स लाज़मी सेट करने हैं, अपने आप को छोटे-छोटे जो है उसको क्या कहते हैं आप, चैलेंजेस हमेशा देते रहना चाहिए, जिससे आपको लाइफ में भी थोड़ी हलचल रहेगी और आपके अंदर भी थोड़ी एक्साइटमेंट जारी रहेगी। फ़ाइज़ा, आप क्या कहोगे कि आपने 2023 में कौन सी चीज़ें की और कौन सी चीज़ें रह गई, और 2024 में क्या-क्या करना है आपको? 2023 में मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया और मैंने बहुत कुछ लॉस भी किया। अच्छा। पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा हुआ। इसमें ऐसे हुआ कि मैंने 2022 में उसको मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था स्टडी को। 2023 में मैंने उसका गोल बनाया अपना कि मैं दोबारा स्टडी ज्वाइन करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको किया भी, अचीव भी किया। कुछ मेरे गोल्स ऐसे जो रह गए मिसिंग में, उसके लिए मैंने 2024 के लिए खुद को प्रिपेयर किया है। उसमें मैंने पहले तो अपना ये सेट किया है कि सेविंग लाजमी है, होनी चाहिए आपकी, क्योंकि मेरी पहले तो नहीं हो सकी सेविंग। खुद पे ही बंदा लगा देता है और समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो उम्र मेरा यही है 2024 का कि मैं उम्र के लिए अब रेडी रहूं और उसके लिए सेविंग करूं। मेरा ये गोल है और मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ तक मैं इसको अचीव करूंगी। और बहुत अच्छा आपका गोल है, और हम दुआ करते हैं कि आप इस गोल को अचीव कर सके जितना जल्दी हो सके, और जब आप वहां पर जाएं तो हमें और हमारी टीम को बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। अच्छा मौसम, अब बात करते हैं आपकी एनजीओ की, स्पार्क। ये बेसिकली है क्या? स्पार्क एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, समाजी तंजीम है, जो कि 1992 में रजिस्टर्ड हुई। ऑलमोस्ट 3 डेकेड इसको गुजर चुके हुए हैं काम करते हुए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनका काम है, और मुल्तान के अंदर 2010 में ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था, फील्ड ऑफिस या सब ऑफिस इसे कह लें। तो 2010 से ऑनवर्ड आज 2023 का एंड है, तो ये लोग काम करें। मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ना प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हुए हैं। जिस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ वो वीमेन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में हमने ख़वातीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और स्किल्स जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। तो हमारे पास अभी 280 का बैच जो है ना वो कम्युनिटी सेंटर्स में और हमारे ऑफिस में जो है ना वो रन कर रहा है। और उसमें जो कम्युनिटी की ख़वातीन हैं वो ट्रेनिंग ले रही हैं, स्टिचिंग की ले रही हैं, ब्यूटिशियन की ले रही हैं और कंप्यूटर क्लासेस की ले रही हैं। अच्छा, इस नाम के पीछे क्या लॉजिक है, स्पार्क? स्पार्क बेसिकली एब्रीवेशन है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, SPARC, ठीक है, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो स्पार्क जो है ना जब बनाया गया था तो इससे पहले इसके ऊपर 1980-60 के एक्ट के तहत ना ये बनाया गया था। तो इसके पीछे जो हमारे ऑनर हैं जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, उनका बड़ा रोल था बच्चों के साथ काम करने के ऊपर, स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम करने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम। तो दिस इज़ व्हाट मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, और अब आपसे एक क्वेश्चन कि आपने यही फील्ड क्यों चूज की? बिकॉज आपको फील्ड चूज़ करने के लिए ना आपके, अगर मैं ये समझता हूँ कि जो आपका पैशन है अगर वही आपका फील्ड बन जाए तो फिर इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। और कम्युनिटी के साथ काम करना, कम्युनिटी के अंदर टाइम स्पेंड करना जो है वो मेरा पैशन है। कितने साल हो गए आपको इसके साथ जुड़े हुए? मैंने 2014 में अपना स्टार्ट लिया था और ठीक है। उसके बाद अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए कम्युनिटी वर्क करते ठीक हुए, है। मुख्तलिफ इदारों के साथ मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पर काम किया। ठीक हो गया। फ़ाइज़ा, आपको कितने साल हो गए मुझे इस? बेसिकली 4 ईयर अब कंप्लीट हो गए हैं ठीक है। इस इदारे के साथ काम करते हुए। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप इसी की तरफ क्यों आए, आप कोई और फील्ड की तरफ क्यों नहीं गए? बेसिकली एनजीओ में वर्क करना बहुत टफ भी है और उसमें हमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलता है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। फील्ड वर्क से मैंने सीखा है कि लोगों से आपकी कम्युनिटी कैसे होगी, आपने जो लो लेवल के लोग हैं, लड़कियां हैं या वुमेन्स हैं, उनको कैसे आपने एम्पावर करना है।
तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हम्म। और इन फ्यूचर भी मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाकी बच्चों के लिए भी जो एजुकेशन भी नहीं ले सकती, वो बिल्कुल स्किल के जरिए बहुत बिल्कुल कुछ अर्न करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि और एजुकेशन से ज्यादा स्किल बहुत मैटर स्किल करती बहुत है। मैटर करती है। और आज का जो दौर चल रहा है उसमें एजुकेशन बहुत कम है, स्किल्स को बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रेफर कर ऐसे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फाइजा, लोगों का इसके साथ जुड़ना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल रहा। लोग ट्रस्ट इशू बहुत रहे बहुत कि ज्यादा। आपको पता है कि अगर हम किसी को कह रहे हैं, आज मैसेज कन्वे करें कि हम आपको फ्री स्किल्स दे रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है। और लेकिन अगर फीस भी हो जाए तो 500 भी हो जाए, वो तब भी कहते हैं कि इतनी इस दौर में, महंगाई वाले दौर में 500 में कौन स्किल्स दे रहा किसी है। तरफ खुश नहीं है ना हमारी किसी तरफ आवाम। भी हमारी कम्युनिटी खुश नहीं है। तो अगर फ्री में आ जाए तब भी इशू है, अगर पैसों में चला जाए काम तो तब भी उनको इशू है। अच्छा, बच्चियों में आप कितना जोश और जज्बा देखती हैं सीखने का? बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। बेसिकली जो हमारी स्किल्स हैं वो कंप्यूटर की भी हैं, ब्यूटिशियन की भी हैं, ड्रेस मेकिंग भी है हमारे पास। तो जो ब्यूटिशियन की हैं वो बहुत ज़्यादा है कि हमने ब्यूटिशियन बनना है। कुछ कुछ वुमेन्स ऐसी हैं जो कहती हैं हमें हस्बैंड को सपोर्ट करना है, हम इसलिए भी सीख रहे हैं। कुछ खुद के लिए भी सीख रही हैं कि हमने अपने लिए कुछ बनना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बन के भी निकली हैं। अच्छा, क्या आपके ब्यूटिशियन के कोर्स के, सबसे पहले हम इसको चुनते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ब्यूटिशियन का जो कोर्स है वो कितने मतलब कितना टाइम उसके लिए रिक्वायर होता है, कितने ट्रेनिंग में? मैक्सिमम 1 ईयर होना चाहिए लास्ट में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 मंथ का कोर्स है हमारा। लेकिन 2 मंथ में आपको लगता है कि इनफ है सीखने के लिए, उनको वो सीख सकते हैं? तो फिर वो किस तरह ट्रेन करके आप उनको हम निकालते उनको हैं? बेसिक सिखाते हैं। ठीक है। बेसिक से फिर हम उनको आगे गाइडलाइन देते हैं कि आप जाएं, कैंप से भी सीखें, आप शाहरुख आलम से भी सीखें, प्राइवेट पार्लर जो अच्छे अच्छे बने हुए हैं, ताकि वहाँ पे उनका टाइम ज़ाया ना हो। ये कहते हैं जब भी प्राइवेट पार्लर में जाएं तो वो उनका काफ़ी 6 मंथ तो ज़ाया कर देते हैं उनका। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सिखाते हैं हम वो 2 मंथ में उनको इतना कवर कर देते हैं। हाँ। वो जाएं तो एडवांस सीखें बस। हाँ, लेकिन अगर हम सैलून्स की बात करें, जब बच्चियां वहां पे सीखने के लिए जाती हैं तो उनको 6 महीने तो सिर्फ एक थ्रेड थ्रेड पे ही और रखते हैं, या उसके बाद उनको मेहंदी और शीशा देके कहते हैं कि आप इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन जब वो 6 महीने के बाद बच्ची वहां से निकलती है, या माँ बाप थक के हटा लेते हैं कि कुछ आ तो रहा नहीं है, उसके बावजूद भी बच्ची के पास कोई स्किल नहीं होती, तो आपके वहां पे ऐसा कोई सीन नहीं ऐसा है? कोई सीन नहीं है हमारा। हम बेसिकली मॉड्यूल बने हुए हैं कि इस वीक में हमने थ्रेड करना है, इस वीक में हमने हेयर स्टाइलिंग करनी है। हमने उनको ट्रेन करना है मेकअप से लेके थ्रेडिंग तक। थ्रेडिंग से लेके हम उनको हर ब्राइडल बताएंगे, ताकि वो हर वीक में इससे निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियां सीखती भी हैं। 2 माह में वो एक ब्राइडल भी मुझे रेडी करके दिखाती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपको आपके सिलाई का भी है, ब्यूटिशियन का भी है, कंप्यूटर का भी है, इनमें सबसे ज्यादा रेशो कौन से डिपार्टमेंट पे है? दोनों में है, ड्रेस मेकिंग में भी है और ब्यूटिशियन में भी है। ठीक है। ज्यादा जो है वो कंप्यूटर में है। आईटी में जो है वो IT ज्यादा डिपार्टमेंट ज्यादा में। जाना चाह रहे हैं। हमारे पास इसी बात को मैं सेकंड करूंगा, हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी मौजूद हैं जिन्होंने ब्यूटिशियन का बेसिक हमसे सीखा और उसके बाद उन्होंने अपने सैलून अपने अपने विलेजेस में या जिस जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती थी वहाँ उन्होंने ओपन किए और अभी उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं पार्लर। तो ये है। लेकिन ऐसे जो आपके पास सीखने के लिए फ्री आई हैं, जब अपना सैलून उनको चलाने के लिए तो एक अमाउंट की जरूरत होगी, क्या आप उसमें भी हेल्प आउट करते हैं, या फिर जस्ट आपका यही है कि आप उन्हें ट्रेन कर दिया है, बाकी जो है वो खुद से कहीं से भी अरेंज करके जो है अपना सैलून जी, स्टार्ट हमारे करें? पास ये कंपोनेंट नहीं है कि हम उनको बाद में सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फैसिलिटेट करें। जब वो अपना बिजनेस शुरू करती हैं तो उनको खुद ही फर्स्ट इनिशिएट करना पड़ता है। लेकिन ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्होंने काम सीखा और फिर काम शुरू किया और अभी उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें जैसे कि आपने बोला कि मेरा एक टारगेट था कि मैंने अपने एक सीट अचीव करनी है, और मेरा ख्याल अब आप स्पार्क में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। Exactly. तो आपको कितना कुछ सीखने को मिला एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन में जाने तक? इससे पहले मैं जिस डेजिग्नेशन पर था उसमें मेरा रोल कोऑर्डिनेशन का था। उसमें मेरा फील्ड के साथ मुख्तलिफ वेंडर के साथ और उसमें सीनियर मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन थी। यहाँ पर मेरा रिपोर्टिंग का काम है, तो यहाँ पर मैंने अपनी रिपोर्टिंग वाली साइड को जो है ना इम्प्रूव करना शुरू किया हुआ है अभी रिसेंटली। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ना मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा करने लगा। ठीक है। अच्छा, और आप इसके अंदर और कौन सी चेंजिंग देखना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि अभी मजीद इसके अंदर ये चेंज होना चाहिए, ये इस चीज को हमें इनपुट करना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, आपके आईडी के मुताबिक? एग्जैक्टली यहाँ पर जो स्किल्स अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, उनका होना ज़रूरी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी एडवांस स्किल की तरफ भी हम आए। लाइक यहाँ पर एक ट्रेडिशन है जिसकी मैं बात करूँगा कि ब्लू पॉटरी, तो वो जो है ना वो अभी हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमारी बात चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो है ना क्या कहते हैं वो आएँ और हमारे जो टारगेट ग्रुप है
जो लोग वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है उनको वो सिखाएं। तो इस तरह से ये है कि एक नए एवेन्यू को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मैंडेट है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मौज़म, अगर मैं बात करूँ एक प्रोजेक्ट को लेने की, जी। प्रोजेक्ट आप लेने के लिए पीछे और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप लोगों का काम उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी चीज़ आप कहते हैं कि ज़रूरी है? इट्स ए टीम वर्क बेसिकली ना। आप जब प्रोजेक्ट को लेकर आने से, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से, इम्प्लीमेंट करने से, प्रोजेक्ट एंड करने से, ये सारा बेसिकली ना टीम वर्क होता है। ठीक है। इसके लिए प्रोजेक्ट आता किस तरह से है, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊंगा। मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको ये बात बताऊंगा कि प्रोजेक्ट के लिए कॉल फॉर प्रपोजल है। मुख्तलिफ डोनर जो है ना वो कॉल फॉर प्रपोजल करते हैं। ठीक है। तो जिस इदारे की एक्सपर्टीज़ होती है उस काम को लेकर आप वहाँ पर अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है उसके ऊपर फिर आप जो है ना कोई टीम हायर करते हैं। टीम हायर करने के बाद आप उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर ओरिएंटेट करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। उसके बाद वो कम्युनिटी में जाके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है। जैसे ही वो इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है ना फिर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जो टाइम टू टाइम मॉनिटर करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करवाता है। ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे आप अपने आउटकम्स को अचीव करते जाते हैं, आप प्रोजेक्ट के एंड की तरफ चले जाते ठीक हैं है। और आप प्रोजेक्ट एंड कर देते हैं। दिस क्रिएट्स अ टीम वर्क, प्रोजेक्ट लेकर आने तक, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने तक, एंड करने तक। ठीक है। अच्छा इस टाइम स्पार्क के साथ कितने बच्चे जो हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? एग्जैक्टली हम सिर्फ ख़वातीन को ट्रेनिंग देते हैं, जिनमें हम 18 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चियाँ और 35 साल तक की जो ख़वातीन हैं हम उनको ट्रेन करते हैं। और हमारे पास कम्युनिटी में 4 सेंटर इस्टेब्लिश्ड हैं, जहाँ पर 40 के बैच से वो सेंटर चल रहे हैं। और हमारे ऑफिस में 2 बैच हैं, फर्स्ट टाइम 40 और सेकंड टाइम 40। तो इस तरह से हम 240 के करीब जो है ना बच्चियाँ वो। ठीक है। बच्चियों को इकट्ठे करने में, अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाने में, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने एक प्रोजेक्ट लिया है उसमें आपको टारगेट मिलता है कि आपने इतनी बच्चियों को लेके आना है, इतनी बच्चियों को ट्रेन करना है, उनको इकट्ठा करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, या खुद ब खुद इजीली अचीव हो जाता है ये टारगेट बच्चियों को इकट्ठा करने का? ये मतलब है इस तरह का प्रोसीजर है कि ज़ाहिर है ये टफ होता है। कम्युनिटी में जाके आपने रेपो बिल्ड करनी होती है, आपको उनको बताना होता है कि आप कौन हैं, आपका इदारा क्या है, आप करते क्या हैं, आप क्यों आए हैं और आप क्या कर सकते हैं। फिर कम्युनिटी की नीड जो है ना वो भी मद्देनजर रखी जाती है कि उनको क्या चाहिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जब आप उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के मोबिलाइजेशन के सेशन करते हैं तो फिर कम्युनिटी के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। उसके बाद उनको आप अपने ऑफिस विजिट करवाते हैं, फिर आप कम्युनिटी में सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं, फिर रेपो बिल्डिंग का प्रोसीजर है। ज़ाहिर ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि लोग जब आपके साथ आपके काम को देखते हैं तो आपके साथ एंगेज होना शुरू हो जाते हैं और फिर इस तरह से आप एक सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा फाइजा, एज का कोई इशू है कि किसी भी एज को, कोई भी एज का बंदा जो है वो आके सीख सकता है? नहीं, एज का इशू है। हमें बेसिकली यही है कि बच्चियाँ पहले तालीम हासिल करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है हमारा, वो बच्चियाँ तालीम नहीं हासिल कर सकती और वो इस तरफ आ जाती हैं। लेकिन हमने उनको इनकरेज करना है कि वो पहले एजुकेशन लें फिर स्किल्स लें, क्योंकि एजुकेशन भी मैटर करती है। बिल्कुल। तो हमारा एज की लिमिट यही है कि 14 ईयर से स्टार्ट हो और 30 तक जाए हमारी। हाँ ठीक है। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो एज है वो कौन सी है जो? 18, 19। ठीक है। आपके पास इस टाइम इससे ऊपर कोई नहीं है इससे स्टूडेंट? ऊपर पहले तो 18 और 19 है, फिर आ जाती है हमारी 25 से 30 तक। ठीक है। क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो सपोर्ट करना चाहती हैं हस्बैंड को, और कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो तालीम हासिल कर चुकी हैं तो वो सीखना चाहती हैं। और कुछ सिखाने के लिए कौन सा आपका जो है रवैया होता है, सख्ती वाला या नहीं, प्यार polite, मोहब्बत हमारा वाला? बहुत ज्यादा हमारा नहीं, NGO का काम जब यही एक है बंदे को समझ कि- नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बहुत दफा सैलून में भी ऐसा देखा है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, तीसरी दफा तो आवाज में थोड़ा सा गरज बरस हो ही जाती एनजीओ है। में तो यही मैंने चीज सीखी है कि बहुत पोलाइट रखना पड़ता है आपको रवैया, ताकि आपका काम अच्छा हो। बस काम तो आपका तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे सीखने वाला कभी ऐसा है किसी कि का ही- एक बंदा आया है जी स्टिचिंग के लिए, जी। लेकिन उसका जो ध्यान है वो ब्यूटिशियन में जा रहा है, और कभी आपने बोला कि इसको छोड़ो वही कर लो वो ज्यादा बेहतर है, जी, हम आपका प्रेफर इंटरेस्ट कर भी देते उधर हैं, प्रेफर कर देते तो हैं वो उनको। मान जाती है वो या मान फिर? जाती है, वो देख देख के मान जाती है कि हाँ मतलब ब्यूटिशियन में ये चीजें हो रही हैं, सिलाई में उसका दिल उठ जाता है, फिर वो मूव ऑन कर लेती है। अच्छा, और सिलाई में कौन सी चीज उन्हें मुश्किल लग रही होती है जो वो मूव ऑन उधर कर लेते हैं? सिलाई में बेसिकली कटिंग बहुत मुश्किल है ड्रेस की। तो कटिंग के लिए क्या आज भी वही प्रोसीजर चेंज करवाया हुआ है, जाता चेंज है? हुआ है। क्या कैसे? पहले था ऐसे, न्यूज़पेपर बहुत कम था, अब काफी टाइम बच्चियां जो 1 मंथ है या 1.5 मंथ में न्यूज़पेपर पे लगाती हैं, फिर देन वो कपड़ों पे आती हैं, फिर वो इजीली हो जाता है उनसे। तो न्यूज़पेपर पे क्या इनफ रहता है, आ सकती है उसके ऊपर आ कटिंग? सकती है।
अच्छा, तो कितना टाइम उनको रिक्वायर होता है एक अच्छी कटिंग करने के लिए? 1 मंथ उनको रिक्वायर्ड है। तो 2 मंथ्स का तो मेरा ख्याल उनका जी, भी कोर्स इस कोर्स जी, का कोर्स की ड्यूरेशन है। 1 मंथ अगर वो कटिंग में लगाएंगी तो 1 मंथ उनके लिए बहुत बहुत है है काफी। हाँ डिजाइन जी, बनाने हाँ में। जी। और डिजाइन नहीं, बेसिक, मैं पहले आपको कह रही हूँ बेसिक होगा। वो बेसिक सीखेंगे, एडवांस के लिए फिर वो कहीं और मूव ऑन तो करेंगे। जो लगता है यहाँ पर इतनी मुश्किल से आई है तो उनको आगे भी जाने के लिए इतना इजी मिल जाती हैं, जाता है? हमारी काउंसलिंग होती है, सेशंस हमारे होते हैं ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो जाएं, मूव ऑन करें। अच्छा, ठीक है। और इस इनोवेशन होती है। ठीक हो गया। और इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी चीज रिक्वायर होती है ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने फायदा से क्वेश्चन किया था कि एडमिशन के लिए कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर होती है, क्या उनके पास ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं या फिर उनको इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए भी कोई टाइम रिक्वायर होता है जब तक इनके प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो जाए? ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने बनाया हुआ है इसी तरह सिस्टम कि जब बच्चे आए तो अपना आईडी कार्ड वगैरह जब हम मोबिलाइज करते हैं तो हम उनको उसी टाइम अवेयर कर देते हैं ठीक कि है। आपका आईडी कार्ड का होना जरूरी है, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या आपका बेफार्म है। ठीक है, तो इजीली हो जाता है। Yes. अच्छा मौजम, अब तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा रहा? मैंने तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर हमने ना वीमेन विद डिसेबिलिटी के साथ काम किए। जिस प्रोजेक्ट में मैं भी काम कर रहा हूँ इसमें भी ये जो है ना हमने मेक श्योर करना है कि ऐसी खवातीन जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है वो भी हमारे प्रोजेक्ट का जो है ना वो पार्ट बने, क्योंकि ये सबसे मार्जिनलाइज और नेग्लेक्टेड सेगमेंट है। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया है इससे पहले। तो उसके अंदर हमने यही देखा है कि हमने जो टारगेट था ना हमारा, हमने 3000 बच्चियों के ना आईडी कार्ड रजिस्टर करवाने थे। वो ऐसी बच्चियां या खवातीन जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80 to 90% वो टारगेट अचीव किया है। और हमने ऐसी खवातीन आइडेंटिफाई की हैं जिनकी 18 साल से ज़्यादा उम्र है और उनको हमने जो है ना रजिस्टर्ड किया है नादरा के साथ। ठीक है। लेकिन ऐसी बच्चियां जो कि छोटी थी उनके हमने स्मार्ट कार्ड अप्लाई करवाए जिनकी 18 साल से कम उम्र थी। ठीक है। तो हमने दोनों को लेकर चले। ठीक है। अच्छा, ऐसी एनजीओज के साथ जो फंडिंग वगैरह होती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फंडिंग का जो सिस्टम है वही कॉल फॉर प्रपोजल होते हैं। डोनर्स जो है ना हैं पड़े, तो डोनर्स जैसे ही कॉल फॉर प्रपोजल की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो यहाँ से जो इदारे उस एवेन्यूज़ में काम कर चुके होते हैं, एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, तो वो अपना जो है ना प्रपोजल सबमिट करवाते हैं। तो इस तरह उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वो चेक एंड बैलेंस भी बाद में आपके साथ रखते हैं या फिर बस? ठीक है जी, पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी है, एक सिस्टम है जिसके अराउंड रह करना आपने ये सारा काम करना होता है। तो बिल्कुल अच्छा मौसम, ऐसा भी है कि लोग हेल्प आउट करना चाह रहे होते हैं, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जो एनजीओ के साथ एनजीओ में ना अपने इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि हम कोई अच्छे के लिए अपना जो है थोड़ा सा किरदार अदा करें माशरे में, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते कि ये एनजीओ ठीक है या फेक है। तो स्पार्क कैसे लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? देखिए, आप किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आज के बाद जो हमारा सोर्स है ना तो वो है आपकी वेबसाइट, आपका पोर्टफोलियो। उसके अंदर आपकी पब्लिकेशन हैं, आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, उसके अंदर आपके मॉड्यूल्स पड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें उधर मौजूद हैं। तो जिसने भी आपको स्टडी करना होता है वो आपकी वेबसाइट विजिट करके तो कर सकता है। ठीक है। और आपका अपना फ्यूचर प्लान क्या है? अपना बेसिकली अपनी लाइफ का, अब एनजीओ से बाहर निकलते हैं हम, जी। स्पार्क से बाहर निकलते हैं, आपका क्या अपने लिए फ्यूचर प्लान?
मेरा फ्यूचर प्लान ज़ाहिर नेक्स्ट ईयर में यही है कि मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल है, तो मैं ठीक है। अपनी पीएचडी को परस्यू करना चाहता हूँ इंशाल्लाह बाहर से। तो उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और जब भी कभी इंशाल्लाह मेरा एडमिशन कहीं सिक्योर हो जाता है तो और आगे शादी का क्या प्लान है? शादी का ये प्लान है कि अगर मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो फिर उसको मैं पीएचडी के बाद करूँगा। लेकिन इन फ्यूचर 2024 जो है ना, वो कुछ ना कुछ चेंज लाने वाला ईयर ही बनने वाला है। यानी कि अगर पीएचडी ना सही तो मेरी शादी बीवी शादी। जरूर मिल जाएगी। अच्छा फाइजा, आपका क्या प्लान है? मेरा अभी तो फिलहाल यही प्लान है कि मैं अब सेशंस में देती हूँ बच्चियों को अवेयरनेस के हवाले से, तो मैं चाहती हूँ कि नेशनल से मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ। मेरा ये गोल है अब। ठीक है। और आपका शादी का क्या प्लान है? अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। नहीं, कुछ तो होगा ना। अब ये सोच रहे हैं कि अगर अभी आपका अब सिर्फ कोई मेरे प्लान नहीं है goals तो हैं। 2024 में वही ना हो जाए जो प्लान नहीं है हमारा। नहीं, प्लान मेरे बस मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा भी प्लान यही है कि मैं पहले उम्रा करूँ, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ, देन कोई हस्बैंड ढूंढूं। फिर अच्छा ठीक है। अब हस्बैंड में क्या क्वालिटीज आप देखेंगे? हस्बैंड अच्छा हो, केयरिंग हो, ट्रस्ट करने वाला हो, और मेरी जॉब को कंटिन्यू करवाने वाला हो बस। कोई एनजीओ में से कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा चाहिए। कुछ नहीं है, नहीं। क्योंकि जो इधर का होगा वो तो आपको सुबह अपने साथ ले जी, जाया ये करेगा। है। ऐसा कुछ होता है तो फिर देख सकते फिर हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल। हैं। अच्छा फाइजा, जो जैसे आप बच्चों को सेशन देती हो, जी। पहले होता था उनके जहन में एक ही बात होती थी, हमने पढ़ना है, उसके बाद हमारी शादी हो जानी है। अब थोड़ा चेंज हुआ है उनका माइंडसेट? बहुत चेंजिंग हुई है। कैसे के मतलब उनकी बातों से क्या लगता है आपको? कुछ करना चाहती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने इस मुल्क के लिए? अपने लिए भी करना चाहती हैं बच्चियां। पहले तो यही था उनको तो जिस तरह मेरी बच्चियों से बातचीत हुई है, उनको तो इतना भी आइडिया नहीं था कि वो बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाए। वो उनको ये भी नहीं था कि निकाह हो जाता है लेकिन आईडी कार्ड नहीं होते उनके। मैंने बहुत इशू देखे हैं। अब हमने जैसे सर ने आपको बताया, नादरा की तरफ हमने उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है। तो ये हमने उनको अवेयर किया। उनको स्किल्स वो ले लेती थी, फिर उसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है उनको वो नहीं आता था। उसको बिजनेस प्लानिंग हमने बताया, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप बताया कि कैसे आप कॉन्फिडेंस हो सकती हैं। बच्चियां सीख लेती हैं, आईब्रो बनाने भी आ जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाती हैं तो उनको वो डरती हैं। वो डरती है, बिल्कुल। कोई दूसरा उनके साथ सपोर्ट भी नहीं ना करता। देखिए, हाँ जी। अगर आप उसको मौका देंगी तो वो बहुत बेहतरीन काम कर सकेगी, लेकिन बहुत सारी जगह पे मैंने खुद जाके देखा, मैं खुद ये बोलती हूँ कि नहीं, आप नहीं हो ना, मतलब मुझे डर लगता है खराब ना हो जाए, तो जो करता है ना वही करे। हम उससे मौका नहीं देते, हम उनको साथ नहीं देते। उनकी ये जो हमारी सोसाइटी की बहुत बुरी बात है कि हम किसी को मौका नहीं देते। हम मौका देंगे वो चीजें खराब करेगा और वो खराब चीजों से ही सीखेगा। लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि खराब हमारा ही क्यों, कोई और बंदा क्यों नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ ही एक्सपेरिमेंट किसी और के साथ गया। एक्सपेरिमेंट ही साथ क्यों। अच्छा मतलब आईटी का बहुत दौर चल रहा है, आईटी का ट्रेंड चल रहा है। आईटी कोई भी जो नहीं पढ़ सकता वो आईटी की तरफ चला जाता है। तो आईटी में फ्यूचर का आप क्या कहेंगे? आईटी में फ्यूचर है? ये जब से कोविड आया उसके बाद तो जिस तेजी के साथ आप डिजिटलाइज हुए हैं और आईटी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो इन फ्यूचर आईटी का ही दौर है। कभी बहुत पुरानी बात है, कभी एमबीए का दौर हुआ करता था, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का दौर हुआ करता था। ज़ाहिर है वो भी है, बरकरार है, लेकिन आईटी का इन फ्यूचर इसी तरह से दौर आने वाला है। और कोविड के बाद तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रहेगी। और जो ये आईटी में जो आप बहुत से ऐसी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेक भी हैं, जो फ्रॉड्स भी हैं, तो वो कैसे आपको पता लगता है कि वो फ्रॉड है, हमने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है? जो बचा कुछ होता है, हमें लगता है कि अब हमें डॉलर आने लगेंगे, हम सब कुछ वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमें बाद में पता लगता है हमारे साथ अपने साथ ही फ्रॉड हो गया। जो लोग ऐसे काम करते हैं, फेक काम करते हैं, वो इतने एक्सपर्ट है अपने काम को लेकर के समटाइम्स बंदे को अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन यही है कि आपको जो बेसिक लर्निंग करनी है तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, वो फ्री है। और दूसरे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से कर लें। जब आप कहीं इन्वेस्ट करने लगे तो पहले उनका पोर्टफोलियो देख लें, अगर कोई मीटअप प्लान किया जा सकता है, कोई जूम मीटिंग की जा सकती है तो वो कर लें। तो इस तरह से चीज़ें कुछ क्लियर हो सकती हैं। लेकिन वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, ज़ाहिर है कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, वो बहुत expert मतलब होते यहाँ हैं से वो ज्यादा लोग। पाकिस्तानियों को भी मात देने वाले कोई होते हैं जो ऐसे बाहर ही। बैठे हुए। अच्छा मतलब जैसे कि आप ऑफ स्क्रीन बता रहे थे कि आपका प्लान ये है कि अब हमने औरतों को ब्लू पोएट्री के साथ साथ जो मोबाइल रिकवर करने का, मतलब उसको रिपेयर करने का बताना है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। क्या उससे औरतों की और वुमेन्स की जो लाइफ में कुछ चेंजिंग आ सकती है, सेव कर सकती हैं वो? एग्जैक्टली कोई भी स्किल आप अगर दे रहे हैं ना फीमेल को, विमेन को, तो ज़ाहिर है उसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो ज़रूर है। स्किल ड्रेस मेकिंग का हो, चाहे ब्यूटिशियन का हो, चाहे ब्लू पॉटरी का हो, या फिर हो ये मोबाइल रिपेयरिंग का, तो स्किल ठीक है। लेकिन अभी मोबाइल का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल का इसलिए भी हम चाहते हैं कि वो स्किल दें ताकि वो जो है ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है स्टिचिंग से लेकर। मैं ये समझता हूँ पर्सनली, जैसे कि हमने पहले बात की थी, तो
मैं ये समझता हूँ कि वो स्किल सेट अगर दे दिया जाए और वो अपना कोई फेसबुक पेज बना लें और वो कहें कि हम रिपेयर करते हैं, तो ये इट्स इजी टू गेट नो। अच्छा, जैसे कि चाइल्ड लेबर भी है जी। स्पार्क में, चाइल्ड लेबर भी हमारे पास पहले भी गेस्ट आ चुके हैं जो चाइल्ड लेबर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भटा जाता है उनके ऊपर जो बच्चे हैं उनके करीब जो है वो स्कूल बना रहे हैं कि बच्चे वहां से नजदीक आके स्कूल में तालीम हासिल कर सकें। तो ये वाले प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं और वो जो दूसरा प्रोजेक्ट है तो बेसिकली स्पार्क का ही, जी। कितना फर्क है इनमें, कि कौन सा ज्यादा टफ है? देखें, वो प्रोजेक्ट जो है ना, बिल्कुल मुल्तान में 2 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एक वुमेन एम्पावरमेंट का जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक बाउंडेड लेबर का जिसकी आपने बात की है, सेक्रेट लेबर, चाइल्ड लेबर बिल्कुल। उसको कहते हैं। तो दोनों का सिनेरियो, दोनों की एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों का कॉज एक ही है कि हम भी ये चाहते हैं कि माशरे से जो है ना वो गुर्बत, मतलब ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक रोल है जहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पर हम भट्टे पर जो मजदूर काम करते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल इस्टेब्लिश करके दे रहे हैं, और यहाँ पर हमने कम्युनिटी में स्किल सेंटर जो है ना वो ओपन किए हुए हैं। तो जितना कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा फायजा, आपको एनजीओ ज्वाइन करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि इजीली सीट देखी बहुत आपने मेरे वहां पे लिए अपना हाँ जी, मेरे पोस्ट? साथ बिल्कुल ऐसे ही सीन हुआ। बहुत मैं लकी हूँ, मैं फर्स्ट, मेरा पहला ही इंटरव्यू था स्टडी के बाद, इंटर्नशिप के बाद, और मैं पहले ही इंटरव्यू में पास हो गई, और मैं खुद अभी तक हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। अभी 3 साल तक आपकी हैरानी हैरानी मेरी खत्म नहीं हुई। बस ये अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहली दफा ही आई और मैं चूज कर ली। तो उसमें आप कौन सी चीज को ज्यादा करती हैं कि ये चीज थी तो मुझे लगता है दिन लकी था आपका, या जो इंटरव्यू लेने वाला था वो लकी था, या फिर आप किसी ऐसे बंदे की शक्ल देख के गई थी जो आप सोचते हैं या इसकी शक्ल देख के गई थी तो आज काम बहुत अच्छा हुआ है? दिन भी लकी था, मेरा बर्थडे थी उस दिन मेरी, अच्छा। तो नवंबर में आई थी यहाँ पे एनजीओ में। और सेकंड ये थी कि मेरी सिस्टर की शादी रखी हुई थी और मेरा माइंड सेट बना हुआ था कि मैंने उसको कुछ अच्छा गिफ्ट करना है। तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला की तरफ से भी हो गया कि मेरी जॉब यहाँ पे लगी और मैं कामयाब हो गई अपने। कोई और भी है एनजीओ में आपकी बस फैमिली मैं का अकेली हूँ, या आप ही? अकेली हूँ। अच्छा, फैमिली वालों ने कहा नहीं कि आपने इतना पढ़ा है तो आप इस एनजीओ की तरफ क्यों जा रही हो, कोई और डिपार्टमेंट क्यों नहीं चूज कर रही? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो और बहन भाई जो? मैंने बैचलर किया था तो जैसी बस लग गई मेरी, तो मैं खुद भी हैरान कैसे कैसे हो सकता है। हाँ। तो अब साथ साथ मैं एमएससी कर रही हूँ, तो अब देखे भी मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा, इसमें आपको सीखने को, जैसे कि आपने बताया, मुझे बहुत कुछ मिला, कुछ, ठीक है, तो आगे मजीद अगर मैं आपका आइडिया लूँ, जैसे मैंने मौजम से लिया, आपका आइडिया लूँ कि इसके अंदर मजीद आप और क्या बेहतरी देखना चाहती हैं अपने इस एनजीओ में? मैं यही देखना चाहती हूँ कि जो सेशंस हैं मैं वो बच्चियों में तो अवेयर कर रही हूँ, मैं कम्युनिटीज में भी कर रही हूँ, मैं अब चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज में भी हो, ताकि वहाँ पे भी जो है बच्चियों को इन चीज़ों की अवेयरनेस हो, हमारे यूनिवर्सिटी हो जाए, कॉलेज हो जाए, ताकि ये मजीद जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये मजीद तरक्की करे, और साथ साथ फिर हम भी। अच्छा, और सेशन देने के लिए कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो या आपका बोलने का स्टाइल? बोलने का स्टाइल और दूसरों की तवज्जो भी मैटर करती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप सेशन दे रही हैं और लोग ऐसे सामने बैठे हैं, आप कह रही हैं ये सेशन खत्म हो और मैं भी यहाँ से निकलूं, इनको बहुत ज्यादा मैंने अपनी तरफ अटेंशन करने की कोशिश की लेकिन इनकी अटेंशन मेरी तरफ नहीं हो रही? नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अटेंशन में जाती हूँ तो वो फौरन अटेंशन वो कर लेती है कि हाँ मैडम आ गई हैं, तो मैं भी फिर उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो फैमिली वाला माहौल क्रिएट करना पड़ता है जब आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा रहा। अच्छा, जैसे आपने फैमिली की बात की, अगर मैं बात करूँ आपकी जो बच्चियां वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, कभी उनके साथ कोई ऐसा इशू आता है और वो कहें कि मैंने जाके मैम फाइजा से ही जो है अपना ये प्रॉब्लम डिस्कस करना है और फिर उनसे ही सोल्यूशन पूछना है, ऐसा कुछ हुआ है? जी, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। बच्चियाँ चीचा वतनी से मेरी सक्सेसफुल स्टोरी है, मैंने वो ब्यूटिशियन का कोर्स उसको सिखाया, तो वो जब भी अब आती है वो मुझसे ही रब्ता करती है, उसने एडवांस में अगर सीखना है तो मुझसे ही नेट पे सीखती है कि मैम मुझे ये सिखाएं, तो वो सारे इशू मुझसे ही करती हैं। काफ़ी सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो आती हैं अपने मसले लेकर, तो फिर मुझसे ही वो सॉर्ट आउट करवाती हैं। आप कैसे सॉर्ट आउट करती हैं उसको, मतलब उनके अच्छा मशवरा देती हैं या कोई उनकी फाइनेंशियली हेल्प करती हैं या फिर उनको कहीं और आगे रेफर करती हैं? मैं आगे रेफर करती हूँ, एक अच्छा मशवरा देती हूँ उनको, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, ना वो मांगती है ना मैं देती हूँ। अच्छा मौजम, अगर मैं पूछूं, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, आपने किसी फ्रेंड्स को भी अपने बोला है कि इस तरफ आओ? एग्जैक्टली, मेरे एक दोस्त हैं वो लॉयर हैं, ज़ाहिर है हमने सिविल सोसाइटी का फॉरम बनाने, अभी भी हम उसकी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं उनके साथ हम इन टच रहते हैं, वो हमें अपडेट्स देते रहते हैं, हम उनको बताते रहते हैं और मुलाकात भी हो जाती है। तो हमारा एक अच्छा जो है ना वो ग्रुप है एक्टिविटीज़ को शेयर करने के लिए। ठीक हो गया। और स्पार्क का फ्यूचर प्लान क्या है?
स्पार्क का फ्यूचर प्लान ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं हम सक्सेसफुली इनको इम्प्लीमेंट करें और फिर इनकी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। जो भी काम आप करते हैं, जब एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है, जैसे वो क्लोज हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको ये होता है कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। तो स्पार्क की ये मैंडेट है कि इंशाल्लाह जो है ना ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, जिन प्रोजेक्ट्स पर हम पहले भी काम कर चुके हैं और जिन पर अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट आपको मिलने में कितना टाइम दरकार होता है? डिपेंड करता है कि आपकी पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ है। ठीक है। ठीक है ना, कभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, अभी आप ऑन जॉब होते हैं, फिर और भी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं, सम थोड़ा ब्रेक भी आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन के मतलब आपकी पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, स्पार्क टीम वर्क को बिठा के सबका आइडियाज लेता है या सिर्फ एक ही बंदा है जो अपना आइडिया सबको आगे पास करता है कि इसके ऊपर हमने काम करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर है ये टीम वर्क है और तमाम लोग जो है ना वो अपना अपना इनपुट देते हैं, तो फिर उसके बाद कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता है, तो फिर आप जो है ना उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक हो गया। और कोई आप लोगों को देखते हैं कि इस तरफ आ रहे हैं, एनजीओ की तरफ आ रहे हैं? अब तो बहुत सारे ऐसे हैं कि यंग लोगों को भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं सेल्फ के ऊपर, कि उनको बहुत छोटी छोटी अमाउंट तो मिल रही है कि वो किसी भी तरह करके यूथ में जो वो एनर्जी देख रहे हैं, जो मोटिवेट देख रहे हैं, वो अपने से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरफ आप लोगों को देखते हैं आने के लिए जज्बा? एग्जैक्टली जो लोग अभी पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से, उनको पहले इंटर्नशिप करनी होती है, जॉब करनी होती है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट जो है ना पर्सन वो वॉलंटियर करे, खुद को इंटर्नशिप करे किसी भी इदारे के साथ। और लड़के भी यही चाहते हैं जो पास आउट होते हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि हमें एक इंटर्नशिप करवा दें, तो हम रेफर करते रहते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि वो स्किल सेट अपना इम्प्रूव करें और हम भी यही चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करें ताकि वो अपना अर्न कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक हो गया। फाइजा, बहुत सारी लड़कियां भी हमारा शो देख रही हैं, आप उनको क्या कहेंगी कि उनको किस तरह आप अपने लफ्जों में बयान करेंगी, जैसे कि आप सेशन देती हैं, कि उनके लिए कोई भी ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है? उनके लिए मैं यही मैसेज उनको कन्वे करूँगी कि आपकी एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, साथ साथ आप स्किल्स भी लें। स्किल्स आप बेसिक तो यही है, बस नॉर्मल है, स्टिचिंग और ड्रेस मेकिंग। आईटी का बहुत दौर है, आईटी की आप लें, डिजिटल मार्केटिंग आप सीखें, देन आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीखें। और जो सर ने बताया आपको मोबाइल रिपेयर, वो आई थिंक ये होना चाहिए और हर लड़की को इस चीज़ का होना चाहिए। और अब तो वो चीजें रह ही गई हैं कि मोबाइल रिपेयर अगर है तो वो मेल ही करेगा, अब तो फीमेल भी कर सकती है, क्योंकि अगर स्टिचिंग फीमेल और मेल दोनों कर सकते हैं, ब्यूटिशियन मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मोबाइल रिपेयरिंग मेल और फीमेल क्यों नहीं कर सकते? और लड़कियों के जब स्टार्टिंग में आपके पास आती हैं बहुत सारी लड़कियां, कभी आपको देखने में मिला और आपने बोला कि आप हमारे एनजीओ में आओ, आप कुछ सीखो, कुछ करो, कभी आपको भी ऐसी स्टोरी मिली है या सब कुछ जो है आपको एनजीओ के अंदर ही मिल जाता है? नहीं, बाहर जब मैं जाती हूँ फील्ड में तो ऐसे मुझे काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज मिली हैं कि मैं बच्चियों को कहती हूँ कि आप आएँ, वो सीखें और फिर हमारे साथ वर्क करें, कम्युनिटीज़ की टीचर बन जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ भी है। अब रिसेंटली एक टीचर वर्क कर रही है, मेरी स्टूडेंट भी रही है, वो काफ़ी वो डिप्रेस थी, अर्ली मैरिज उसके साथ हुआ, ये इशू भी हुआ उसके साथ, तो मैंने उस हवाले से भी उसको अवेयर किया। डाइवोर्स हो चुकी है उसकी, लेकिन अब वो उसने जब काम सीखा, अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कल आई थी इंटरव्यू देने थी सर के पास, वरना उसके बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर बनी हुई है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की वजह से, आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन की वजह से वो आज एक सीट पे पहुंच गई है। बिल्कुल, अर्ली मैरिजेस का हमारे माशरे में जो सिस्टम है वो ख़त्म नहीं हो सकता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जहाँ बच्चियों को थोड़ी सी तालीम देने के बाद जो है माँ बाप फर्ज समझते हैं इनकी शादी कर दीजिए, और कभी ज़िंदगी में जब उन्हें मौका मिलता है कि अब किसी भी जगह उनको ऐसा वक्त या हालात ले आते हैं तब उनके पास कुछ भी नहीं होता। यही बात है कि अगर हम उन्हें आज वक्त पे ट्रेनिंग दे देंगे और वक्त पे एक अच्छी तालीम दे देंगे, तो कल खुदा ना खासा जब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आएगा तो वो यकीनन अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी और किसी की मोहताज की नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा फायदा, मैसेज क्या देना चाहोगी आप? मैसेज मैं आज यही कन्वे करूँगी सबको कि आप स्किल्स भी लें, साथ साथ एजुकेशन हासिल करें और माशरे अपने आप को सपोर्ट करें। पहले तो अपने लिए ज़िंदगी जिए, फिर अपने फादर को सपोर्ट करें, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें अगर आपकी शादी हो चुकी है, क्योंकि वही आपका कीमती सरमाया है, आपके पेरेंट्स और आपके हस्बैंड। तो मैं यही उनको कहूँगी कि आप जिंदगी में एक लड़की बस कुछ बन के निकले, बिल्कुल यहाँ तक पहुंचे, बन के निकले। और फाइजा ने जो 2024 के लिए प्लान बनाया वो है सेविंग का, सेविंग करें। मैं सेविंग अब ऐसा आपको क्यों लगता है कि 2024 में आपको सेविंग करनी ही चाहिए? मैंने करनी है, मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है, मैं सेविंग नहीं करती, मैं बस जैसे पैसे आते हैं मैं उसको खत्म कर देती हूँ, मैं सूट ले लेती हूँ। कोई एक आपने टारगेट रखा हुआ है कि मुझे इतना सेव करना है?
हाँ, अब मैंने रखा हुआ कि मैंने 2.5 लाख तक करना है। फाइजा ने ये ऑन ईयर बता दिया कि उन्होंने हाँ, क्योंकि एक मैंने ये पहले सोचा हुआ कि अगर मैं 6 माह तक इतने कर लूंगी तो मैं उम्र पे जा सकती हूँ। ठीक है, यानी कि आप सेविंग बहुत अच्छे काम के लिए जी, करें, तो जी। हमारी दुआएं हैं कि आपकी सेविंग जल्दी हाँ, से ही हो जाए। ये ना हो कि जब 2.5 लाख आपके पास इकट्ठा हो तो आप फिर वो इकट्ठा कहीं और हाँ, खर्च फिर कर ये दें। ना हो कि मेरी अम्मी कह दें कि आप बेटा जहेज बनाते हैं अब। बिल्कुल ये ऐसे ही, सीन ना हो मेरे बिल्कुल साथ। ऐसे ही, ऐसे फिर उनको भी आपको सेशन देना पड़ेगा कि अम्मी जहेज ऐसे ही नहीं, है, ऐसे ही है। उम्रा बहुत जरूरी है। सेशन पहले घर से ही होना जरूरी हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मज़म, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो बंदा जिस भी फील्ड में काम कर रहा है वो अच्छे कॉज के लिए कर रहा है, अच्छी नीयत से कर रहा है, वो अपना स्किल सेट मजीद इम्प्रूव करे। जब आप अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते हैं तो उससे आप जो है ना वो नेक्स्ट अचीव कर सकते हैं। हाँ। तो जो बंदा जहाँ पर भी जिस तरह भी काम कर रहा है, अल्लाह ताला उसको मजीद तरक्कियाँ दे और वो अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करे ताकि वो अच्छा सर्व कर सके और अच्छा अर्न कर सके। ठीक है। और 2024 के लिए जो लोगों ने प्लान किया हुआ है, वो किस तरह आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें? जो भी प्लान है ना उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करके तो खुद को डेडलाइन दे दें। जब आप खुद को डेडलाइन देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, क्योंकि डेडलाइन आपकी 15 दिन की, 30 दिन की या 2 महीने की अगर होती है और वो जब टाइम गुजर जाता है तो आप ये रियलाइज करते हैं कि ये डेडलाइन जो है वो मेरी मीट नहीं हुई। तो इस तरह से एक वो चीज़ आपके अंदर पैदा होती है कि आप ये कहते हैं कि ठीक है अभी ये वाली तो नहीं हुई, अब नेक्स्ट वाली डेडलाइन पे दोनों चीज़ें कवर कर लूँ। अपने आप को थोड़े छोटे छोटे चैलेंज दें और Challenge उसके दें, बाद exactly. आप अपना ही जो है मुआवजा करें कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, हमारे अंदर कौन सी गलतियां थी और अब हमने इस गलतियों को कैसे खत्म करके नेक्स्ट डेडलाइन तक ये चीज पूरी करनी है। तो नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।